महिला वर्ल्ड कप के बाद अब बारी है महिला प्रीमियर लीग की। जी हाँ, दिल्ली में नई दिल्ली में आज ऑक्शन हुआ महिला प्रीमियर लीग के लिए, जिसमें कि 5 टीमों ने बोलियां लगाई। ऑक्शन की लिस्ट में 277 खिलाड़ी थे, जिसमें से कि 194 भारतीय थे। कुल मिलाकर के अगर हम कहें तो 73 खिलाड़ियों का स्लॉट था, यानी इतने ही खिलाड़ियों को टीमें खरीद सकती थी। क्या कुछ इस ऑक्शन में हुआ और कौन-कौन से ऐसे खिलाड़ी थे जिनके ऊपर सबसे बड़ी बोलियां लगी? अब कितना ज़्यादा बदल चुका है सभी टीमों का संयोजन, उनका कॉम्बिनेशन, इस बारे में बात करने के लिए मेरे साथ सुकात है। तो सुकांत, सबसे पहले तो हम मोटा-मोटी टॉप 5 प्लेयर्स के बारे में जानना चाहते हैं। वो खिलाड़ी जो इस ऑक्शन के हाइलाइट रहे, सबसे ज़्यादा पैसा जिन खिलाड़ियों पर टीमों ने खर्च किया। देखिए, सबसे पहले तो इस लिस्ट में टॉप पे दीप्ति शर्मा है। और हमारी वर्ल्ड कप की फाइनल की हीरोइन। बिल्कुल। और मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर भी रही हैं वो। और यूपी वॉरियर्स ने उनके लिए आरटीएम को यूज़ किया है, क्योंकि इस बार पहली बार मेगा ऑक्शन था वुमेन्स प्रीमियर लीग का। तो इस बार आरटीएम अलाउड था। तो इस बार यूपी वॉरियर्स ने, क्योंकि उन्होंने बस एक ही प्लेयर को श्वेता सहरावत को रिटेन किया था, तो उनके पास आरटीएम के काफ़ी सारे ऑप्शंस थे। मैं चाहूँगी कि एक बार आप दर्शकों को बता दें कि आरटीएम क्या होता है और किस तरीके से ऑक्शन में, क्योंकि हमने पहले आईपीएल में भी सुना है, और किस तरीके से ऑक्शन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। देखिए, आरटीएम का मतलब होता है राइट टू मैच। इसमें क्या होता है कि अगर किसी टीम के पास, मान के चलिए कि जैसे इन्हीं के एग्जाम्पल को ले लेते हैं, तो इनको अगर बिड में जब बात हुई, जब इनकी बिडिंग शुरू हुई, तो सबसे बेस प्राइस इनकी थी 50 लाख रुपए। और इसी पे दिल्ली कैपिटल्स ने इनका बिड लगाया। और दिल्ली कैपिटल्स का ये बिड मतलब कंफर्म था 50 लाख रुपए पे। लेकिन उस समय यूपी वॉरियर्स ने आरटीएम यूज़ किया, यानी राइट टू मैच। अब एक बार उन्होंने मैच किया, तो उसके बाद दिल्ली के पास ऑप्शन था कि इसकी बिड को कितना ज़्यादा वो बढ़ा सकते हैं, ताकि वो प्लेयर उनको मिल जाए। तो दिल्ली ने फाइनल बिड जो दिया, वो दिया 3 करोड़ 20 लाख रुपए का। और उसके बाद अब यूपी वॉरियर्स के ऊपर था कि वो इसको मैच करते हैं कि नहीं। तो उन्होंने डिसाइड किया कि हम इसको मैच कर रहे हैं। जब सेकंड टाइम आप मैच करते हो आरटीएम को, तो वो प्लेयर आपका हो जाता है। तो इस तरह से उन्होंने रिटेन नहीं करके, लेकिन 3 करोड़ 20 लाख रुपए, मतलब उनकी बोली बढ़ा करके, उनकी कीमत बढ़ा करके अपने साथ जोड़ा है वापस। वो सबसे महंगी प्लेयर रही हैं इस ऑक्शन की। लेकिन सुकांत, क्या कोई भी टीम आरटीएम का इस्तेमाल कर सकती है? नहीं, आरटीएम का मतलब ही होता है राइट टू मैच, और वो वही टीम इस्तेमाल करती है जिस टीम में पहले से वो प्लेयर हो। जैसे अगर यूपी वॉरियर्स की ये थी, तो सिर्फ यूपी वॉरियर्स इनको यूज़ कर सकती थी। जैसा मैंने पहले ही बताया कि इन्होंने सिर्फ एक प्लेयर को रिटेन किया था, तो इनके पास आरटीएम के काफ़ी सारे ऑप्शन थे। तो इसी कारण से इनके पास जो आरटीएम का ऑप्शन थे, उन्होंने इसका यूज़ किया है। और दिल्ली के साथ ये बिड जो वॉर था ना, वो बहुत लंबा चला है यूपी का। मतलब जो प्लेयर जो दिल्ली चाहती थी, वो सब पे आरटीएम यूज़ करते हुए, मतलब यूपी वॉरियर्स उनको लगातार चैलेंज कर रही थी। तो यानी यूपी वॉरियर्स के पास बहुत ज़्यादा बजट भी था, क्योंकि उन्होंने अपने सारे खिलाड़ियों को रिलीज़ कर दिया था, और क्योंकि आपने अपने सारे खिलाड़ियों को रिलीज़ किया, तो उन सभी खिलाड़ियों पे जिनको आपने रिलीज़ किया है, उन पर आप आरटीएम का इस्तेमाल कर सकते थे। और बहुत ही अच्छी तरीके से यूपी वॉरियर्स ने इस रणनीति को आज ऑक्शन में अपनाया। बाकी 4 खिलाड़ी सुकान जो कि आज की हाइलाइट्स रहे। देखिए, दूसरे जो सबसे महंगी प्लेयर रहीं, वो अमेलिया कर, जो कि न्यूजीलैंड की हैं और मुंबई इंडियंस में पहले से भी रही हैं। तो मुंबई ने उनके लिए फिर से बोली लगाई है और 3 करोड़ रुपए में उनको खरीदा है ऑक्शन, मेगा ऑक्शन में। तो अमेलिया कर वापस से मुंबई चली गई हैं, और उसके लिए मुंबई ने उनको 3 करोड़ रुपए हैं। तो ये सेकंड हाईएस्ट है। थर्ड पे हैं शिखा पांडे, जो कि आउट ऑफ ब्लू, क्योंकि उनके बारे में एक्सपेक्टेशन नहीं था कि इतनी ज़्यादा वो चली जाएगी। लेकिन क्योंकि इसमें बिड वॉर हुआ था, जैसा मैंने बताया कि बिड वॉर में कई बार होता है ऐसा कि जो कीमत है वो बढ़ जाती है। तो उस तरह से शिखा पांडे की जो कीमत है, वो 2 करोड़, मतलब उनका जो बेस प्राइस था 40 लाख रुपए, उससे 6 गुने प्राइस पे 2 करोड़ 40 लाख रुपए पे वो यूपी वॉरियर्स में जुड़ी हैं। तो यूपी वॉरियर्स ने उनके लिए 2 करोड़ 40 लाख रुपए कीमत लगा करके अपने साथ जोड़ा है। तो शिखा पांडे थर्ड हाईएस्ट इस पूरे ऑक्शन की वो रहीं। जो फोर्थ रहीं, वो सोफी डिवाइन रहीं, जो न्यूजीलैंड की कप्तान है, पहले आरसीबी में खेलती थीं। अब उनको गुजरात जायंट्स ने अपने साथ जोड़ लिया है। 2 करोड़ रुपए इसके लिए उन्होंने पे किया है। और जो फिफ्थ हाईएस्ट रही हैं, वो हैं ऑस्ट्रेलिया की जो सबसे सक्सेसफुल कैप्टन है, और जो दिल्ली को 3 बार फाइनल में पहुंचा चुकी हैं। पर बदकिस्मती से तीनों बार दिल्ली जीती नहीं है। लेकिन इस बार वो अब जा रही हैं यूपी वॉरियर्स में। और यूपी वॉरियर्स में वो अब मैगलेनिन वहाँ पे होंगी। और शिखा पांडे भी पहले दिल्ली में ही थी। तो
एक बात जो शिखा पांडे ने बाद में कही कि मैं बहुत खुश हूँ कि जो हमारी टीम जो होगी उसमें मुझे लगता है कि लीड करने का मौका फिर मैकलेनिन के पास होगा और उनकी अगुवाई में मुझे खेलने का मौका मिलेगा, जो मुझे बहुत पसंद आया है पिछले तीनों सीजन में जब मैं दिल्ली के साथ रही हूँ। तो इस बार दोनों इस बार यूपी में गई और यूपी ने बहुत, क्योंकि पैसे जैसा आपको ने बताया शुरू में कि पैसे उनके पास सबसे ज़्यादा थे, तो जो टॉप वॉर्स मतलब बिडिंग वॉर था वो उन्होंने ही सारी जीती हैं और टॉप बोलियाँ भी उन्होंने ही लगाई हैं। हर बार जब भी ऑक्शन होता है तो जहाँ कुछ ऐसी बोलियां होती हैं जो कि हैरान कर देती हैं, कोई ऐसे ऐसे खिलाड़ी होते हैं जिन पर उम्मीद नहीं होती है लेकिन बहुत बड़ी बोलियां उन पर लगती है। वहीं दूसरी ओर कुछ ऐसे खिलाड़ी भी होते हैं जो अनसोल्ड रह जाते हैं। आज के ऑक्शन में भी कुछ हैरानी भरे ऐसे नाम थे, कुछ बड़े नाम थे जिनसे लोग उम्मीद कर रहे थे कि ये तो सोल्ड हो ही जाएंगे, वो अनसोल्ड रहे। और कुछ ऐसे खिलाड़ी जो शुरुआत के कम से कम एक दो राउंड में अनसोल्ड रहे और आखिर में जाकर के उनको खरीदा गया, खरीदार मिला, लेकिन लग रहा था कि शायद पहले ही राउंड में मार्की प्लेयर्स में भी कुछ ऐसे खिलाड़ी थे, लग रहा था कि पहले ही शायद उनका नाम आ जाएगा, कोई ना कोई टीम उनको अपने साथ जोड़ लेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो सुकान, कौन से ऐसे खिलाड़ी थे जिनका नाम सुन के आपको भी हैरानी हुई कि ये कैसे अनसोल्ड रह सकते हैं? सबसे पहले तो एलिसा हीली, क्योंकि एलिसा हीली लंबे समय से यूपी के साथ खेलती रही हैं और वो कप्तान रही। पिछले सीज़न वो नहीं आ पाई थीं और उसके बाद दीप्ति शर्मा ने कप्तानी की थी। लेकिन जो उनकी कैलिबर हमने अभी हाल-फिलहाल में देखा है, जो इंडिया वाला मैच था जिस जिस मैच को इंडिया ने पहला बार मतलब जो ऑस्ट्रेलिया से हारा इंडियन टीम हारी थी, उस मैच में उन्होंने 140 स्कोर किया था और जो जो ग्रुप राउंड का मैच ग्रुप था। राउंड का मैच था। तो ये कहीं न कहीं दिखाता है कि एलिसा हिली में बहुत कैपेसिटी है। बट क्योंकि उनकी इंजरी प्रोन जो चीज़ है, शायद ये ध्यान में रख कर के, क्योंकि अभी भी डब्ल्यूबीएल में भी वो कुछ मैचेज़ नहीं खेली थी। अभी वो वापस आई हैं लेकिन कुछ मैचेज़ वो डब्ल्यूबीएल में भी नहीं खेली थी। तो कहीं न कहीं मुझे लगता है वही इंजरी वाली बात रही सबके दिमाग में। और 2 प्लेयर और जिनके बारे में, एक ग्रेस हैरिस थी, जो कि बहुत, क्योंकि हमने देखा यूपी के लिए वो खेलती रही हैं और बहुत लंबे-लंबे शॉट्स लगाती हैं। तो वो शुरुआत में नहीं बिकी थी। बाद में उनको जो है आरसीबी ने 75 लाख रुपए में अपने साथ जोड़ लिया, लेकिन वो शुरुआत में नहीं बिकी थी। इसी तरह से चोटिल खिलाड़ियों में एक यास्तिका भाटिया थी और प्रतिका रावल थी, जो दोनों शुरुआत में नहीं बिकी थी, लेकिन लास्ट राउंड में उनकी भी बोली लग गई। प्रतिका रावल को यूपी वॉरियर्स ने 50 लाख रुपए में लिया। प्रतिका रावल के बारे में आपको बता दें कि प्रतिका रावल की आखिर में बोली लगने का एक कारण ये भी हो सकता है क्योंकि फिलहाल वो चोटिल हैं और उनको पता है कि क्योंकि ये जो सीजन है वो 9 जनवरी से शुरू होने वाला है, तो शायद तब तक वो पूरी तरह से फिट ना हो। तो इस वजह से शुरुआत में टीमें थोड़ी सी हिचक रही थी क्योंकि वो बड़ी बोली नहीं लगाना चाहती थी प्रतिका रावल के ऊपर। उनको मालूम है कि कम से कम ये सीजन तो प्रतिका शायद ही खेल पाएंगी, तो ये एक वजह हो सकती है। आप दूसरी खिलाड़ी के बारे में बता रहे थे। यस्तिका भाटिया, जिनको गुजरात जायंट्स ने जोड़ा है 50 लाख रुपए में, वो भी इंजर्ड हैं और दोनों जो प्लेयर्स इंजर्ड हैं, मोस्ट प्रोबेबली इस सीज़न दोनों ही नहीं दिखेंगे। तो ये पहले से लगभग कन्फर्म्ड ही है कि ये दोनों इस सीज़न, लेकिन ये ऑक्शन क्योंकि मेगा ऑक्शन में तीनों सीज़न के लिए, अगले 3 साल के लिए है, तो इस कारण से हो सकता है कि लास्ट में टीमों ने डिसाइड किया कि हम अपने बजट के हिसाब से तय करेंगे कि लास्ट राउंड के उनके लिए मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा स्टील डील भी है क्योंकि आपको प्रतिका रावल जैसी खिलाड़ी अगर 50 लाख में मिल रही है, बिल्कुल। खास तौर पर अभी जैसा वर्ल्ड कप रहा है जहाँ पर प्रतिका का प्रदर्शन इतना शानदार था कि जब तक सेमीफाइनल से पहले शेफाली की एंट्री नहीं हुई, प्रतिका स्टार परफॉर्मर थी पूरे टूर्नामेंट की। तो कहीं न कहीं वो लय देकर के ऐसा लग रहा था कि ऑक्शन में बड़े प्राइस में जाएँगी, तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो गया इस लिहाज से, तो क्योंकि 50 लाख में आपको प्रतिका रावल जैसी खिलाड़ी मिल रही है। बिल्कुल, क्योंकि अब इनको टीम बिल्ड भी तो करनी थी। ये सबसे बड़ा जो पर्पस था यूपी वॉरियर्स का, क्योंकि एक प्लेयर को रिटेन करने का, कहीं न कहीं वही था कि वो फिर से पूरी टीम को एक बिल्ड करना चाहती थी। तो वो हम बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने बिल्ड किया है। और एक जो मुझे बहुत अच्छी बात लगी, जो अगर आप कहोगे कि विनर, क्योंकि देखिए इनके पास पैसे थे तो ऑब्वियस सी बात है, इनके पास बहुत सारे चॉइसेस थे। लेकिन जो टीम मुझे लगता है कि जिसने बहुत अच्छा कम पैसे में भी बहुत अच्छी टीम बनाई है, वो दिल्ली कैपिटल्स टीम है। उन्होंने, उनके पास पैसे कम थे लेकिन उन्होंने जिस तरह से बिडिंग की है, बहुत अच्छे-अच्छे प्लेयर्स को उन्होंने बहुत कम प्राइस में लिया है। जिसके कारण से जो इस ये ऑक्शन के अगर रियल विनर है, वो कहीं न कहीं दिल्ली कैपिटल्स। ऐसे भी ऑक्शन पे जो होता है, वो हमने देखा है कि उसका ग्राउंड पे कोई मतलब नहीं होता। लेकिन फिर भी अगर ओवरऑल बात करें तो दिल्ली कैपिटल्स ने बहुत अच्छा ऑक्शन। तो 5 फ्रेंचाइज़ी थी जिन्होंने अलग-अलग खिलाड़ियों के ऊपर बोलियाँ लगाई और अब थोड़ा-सा एक बार जान लेते हैं कि टीमों का अब हाल क्या है, कितने स्लॉट्स भर चुके हैं, कौन-कौन से बड़े खिलाड़ी होंगे? क्योंकि आमतौर पर जब भी इस तरह की लीग होती है तो 1-2 ऐसे खिलाड़ी होते हैं जिनके इर्द-गिर्द आप पूरी टीम तैयार करते हैं और कहीं न कहीं टीम देखने के बाद आपको अंदाज़ा भी हो जाता है कि कप्तान के दावेदार कौन है, कौन कप्तान हो सकते हैं, तो थोड़ा-सा वो भी जानेंगे पाँचों फ्रेंचाइज़ी के बारे में। हाँ, सबसे पहले शुरुआत करते हैं मुंबई इंडियंस के। लास्ट टाइम की चैंपियन टीम है और इन्होंने पहले बहुत सारे की प्लेयर्स को रिटेन किया था। नैथाली स्कीवर-ब्रायंट थी, हरमनप्रीत कौर थी, अमनजोत कौर थी। तो कई सारे ऐसे प्लेयर्स थे जो कि इन्होंने रिटेन किए थे। तो जो टीम है अब इस प्रकार है: नैथाली स्कीवर-ब्रायंट, अमेलिया कर, हरमनप्रीत कौर, हैली मैथ्यूज़, अमनजोत कौर, सजीवन सजना, शबनम इस्माइल,
गुनलन कामलिनी, निकोली निकोला कैरी। निकोला कैरी, संस्कृति गुप्ता, राहिला फिरदौस, त्रिवेणी वशिष्ठ, नाला रेड्डी, पूनम खेमनार, साइका इशाक और मिली इलंगवर्थ। जो सबसे खास बात आपको रिया इसमें दिखेगा वो ये कि लगभग टीम जो है ना, इन्होंने कोर तो सेम रखी ही रखी, और इन्होंने कोशिश ये मुंबई इंडियंस का तरीका भी है, क्योंकि अगर आप आईपीएल में भी देखेंगे वहां भी वो अपनी कोर तो सेम रख लेते हैं, जब रिटेन करने की बात होती है तो जो उनके मेन प्लेयर्स होते हैं उनको वो रिलीज नहीं करते हैं। हाँ, और उसके अलावा जो प्लेयर्स इन्होंने लिए जैसे सजीवन सजना है या फिर अमेलिया कर हुई या फिर शबनम इस्माइल हुई, ये सब पहले मुंबई के लिए खेल चुकी हैं, तो इनको अपने प्लेयर्स पे भरोसा ज़्यादा जताते हैं और ये हमने देखा इस बार भी कि उन्होंने कुछ वैसा ही ऑक्शन किया है और वेट कर रहे थे लास्ट तक। सबसे अगर कम स्लॉट फिल हुए थे तो वो मुंबई के ही हुए थे, तो उन्होंने वेट किया और लास्ट में जाकर के साइका इशाक को भी जोड़ लिया अपने साथ, जो कि इनके साथ रही हैं लंबे समय तक। तो कहीं ना कहीं इन्होंने अपने प्लेयर्स पे ही दाव लगाया है, वापस से उसी तरह की टीम, सिमिलर टीम बनाने की कोशिश की है और ये सक्सेसफुल भी होते हैं उस मामले में। अगली टीम जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है दिल्ली कैपिटल्स। दिल्ली कैपिटल्स भी एक ऐसी टीम है जो सेम फ्रेंचाइज है, यानी कि आईपीएल में भी उनकी पुरुष टीम खेलती है और महिला टीम में भी सेम फ्रेंचाइज है। तो इस टीम का क्या हाल है? इसमें जो पहले रिटेन प्लेयर थे वो शेफाली वर्मा थी, एनाबेल सदरलैंड थी, जेमिमा रॉड्रिग्स थी, मार्जाने कैप थी। तो अब जो इस टीम के साथ जो जुड़ी हैं प्लेयर, उसमें श्री चरनी रही हैं, इनको इन्होंने बहुत पैसे लगा करके अपने साथ जोड़ा है। फिर शिनेल हेनरी हैं, इनको भी बहुत अच्छे से जोड़ा और मुझे जो लगता है कप्तानी की जो दावेदार हैं, क्योंकि मैग लेनिन यहाँ से चली गई हैं, तो लॉरा वॉलवॉट को इन्होंने इसी पर्पज से पिक किया है और बहुत ही सही पिक है, क्योंकि 1 करोड़ 10 लाख रुपए में लॉरा वॉलवॉट जैसे कैलिबर की प्लेयर, क्योंकि जो टॉप स्कोरर रही हैं पूरे वर्ल्ड कप में, जब इंडिया में वर्ल्ड कप हुआ था इस बार, तो उस हिसाब से इन्होंने बहुत अच्छा एक पिक किया है वो। उनके अलावा निकी प्रसाद हैं, स्नेह राणा को इन्होंने पिक किया है इस बार, तानिया भाटिया एज अ विकेट कीपर इनको लिया है, लिजेल ली हैं, दिया यादव हैं, लूसी हैमिल्टन है, ममता मदिवाला है और नंदिनी शर्मा है जो पेसर है, जो लास्ट में इन्होंने पिक किया। तो ओवरऑल इनकी टीम कुछ इस प्रकार से है। अब अगली टीम जिसके बारे में बात करेंगे वो है आरसीबी। आरसीबी एक ऐसी टीम है जो कि सेम फ्रेंचाइज है आईपीएल और डब्ल्यूपीएल दोनों में। इस टीम की कप्तान स्मृति मंदाना है, जो कि एक बार टीम को चैंपियन भी बना चुकी हैं। आपको बता दें कि आरसीबी को जो पहली ट्रॉफी मिली थी वो स्मृति मंदाना की कप्तानी में ही मिली थी, जब आरसीबी जीता था। पुरुष वाली ट्रॉफी उसके बाद वाले सीजन में आई। तो आरसीबी की टीम किस तरीके से है? आरसीबी की टीम की अगर बात करें तो उसमें स्मृति मंदाना, ऋचा घोष, एलिसे पेरी, ये सब पहले से इन टीम में थे। जो अच्छा पिक किया उन्होंने, एक लॉरेन बेल को पिक किया है, 90 लाख रुपए में इन्होंने पिक किया है, पेस बॉलर है इंग्लैंड की, और एक पेस बैटरी तैयार करने की कोशिश की है। उसके अलावा पूजा वस्त्राकर को लिया है इन्होंने, अरुंधति रेड्डी को लिया है, जो कि 2 बड़े पिक हैं मुझे लगता है, जो कि टीम इंडिया के हिसाब से भी बहुत बड़े पिक हैं। और ग्रेस हैरिस जो कि बहुत हिटर हैं, इनको लास्ट में इन्होंने पिक करके अपने साथ जोड़ा है। फिर राधा यादव जो स्पिनर हैं, उनको अपने साथ जोड़ा है। और जो आपने देखा होगा कि जो मैच था, जो ग्रुप स्टेज मैच था, जिसमें जिस प्लेयर ने आउट प्ले कर दिया था इंडियन टीम को और साउथ साउथ अफ्रीका के अफ्रीका के प्लेयर्स। नदीम डी क्लार्क, उसको भी इन्होंने अपने साथ जोड़ा है। श्रियंका पाटिल को इन्होंने रिटेन किया था और इसके अलावा जॉर्जिया वोल, लिंसे स्मिथ, प्रेमा रावत, गौतमी नायक, प्रत्यूषा कुमार और दयालन हेमलता को इन्होंने अपने साथ जोड़ा। मुझे लगता है हेमलता पहले भी इनके साथ थी, तो उस हिसाब से इनकी टीम जो है वो भी बहुत बैलेंस नज़र आती है। तो अब चौथी टीम जिसके बारे में बात करेंगे वो है यूपी वॉरियर्स। और यूपी वॉरियर्स की टीम के बारे में थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं। कुछ पिक्स के बारे में बता चुके हैं पहले सुकांत, दीप्ति शर्मा जो कि बहुत बड़ी रकम के साथ इस टीम में आई है, और ये भी बता चुके हैं हम कि उन्होंने अपनी पूरी टीम को रिटेन नहीं किया था, रिलीज कर दिया था, एक ही खिलाड़ी को रिटेन किया। तो नए खिलाड़ी कौन है जो टीम से जुड़े हैं? देखिए, एक श्वेता सहरावत जो एकमात्र रिटेन प्लेयर थी। इसके अलावा जो पूरी टीम है वो इस प्रकार है: दीप्ति शर्मा, शिखा पांडे, मेग लेनिंग, फिबी लिचफील्ड, आशा शोभना, सोफी एकल्स्टन, डियांड्रा डॉटेन, किरण नवगिरे, क्रांति गौड़, हरलीन देओल, क्लोई ट्रॉयन, शिप्रा गिरी, सिमरन शेख, सुमन मीना, तारा नॉरिस, जीत ऋषा और प्रतीका रावल, इनको अपने साथ जोड़ा है। और जो मुझे लगता है ना रिया, एक चीज़ जो क्रांति गौड़ को इन्होंने पिक किया या फिर किरण निवगिरो को वापस से अपने साथ जोड़ा, कहीं ना कहीं ये टीम भी अपने आप को, जब इनको देख रहा था ग्रेस हैरिस चली गई तो डियांड्रा डॉटिन को अपने साथ ले आए, तो कहीं ना कहीं वो बैलेंस बनाने की कोशिश की गई है। और जो सबसे खास बात है वो ये कि बहुत एक्सपीरियंस के साथ इसमें मैगलेनिंग आएंगे और WBBL में वो बहुत अच्छी फॉर्म में है, तो ये एक चीज़ जो इनके साथ जाएगी प्लस पॉइंट, कि इतना सारा एक्सपीरियंस प्लस इससे ग्रूम होने का मौका दीप्ति शर्मा के लिए भी बहुत अच्छा है, कि मैगलेनिन के अंडर में उनको ग्रूम होने का बहुत अच्छा मौका एज अ कप्तान। एज ए कैप्टन। आखिरी टीम जिसके बारे में बात करेंगे वो है गुजरात जायंट्स। तो गुजरात जायंट्स के बारे में क्या स्थिति है फिलहाल? कौन-कौन से खिलाड़ी जो टीम में आए हैं? देखिए, एशले गार्डनर, बेथ मुनी, इनको तो इन्होंने रिटेन किया था। इसके अलावा जो अभी टीम जो दिख रही है नई,
उसमें सोफी डिवाइन इस टीम के साथ जुड़ी हैं, जॉर्जिया वेयरहम इनके साथ जुड़ी हैं, भारती फूलमाली को इन्होंने वापस से आरटीएम यूज़ करके अपने साथ जोड़ लिया है। फिर काशवी गौतम के साथ भी इन्होंने ऐसा ही किया है। फिर रेणुका सिंह, यास्तिका भाटिया, किम गार्थ, अनुष्का शर्मा, तनुजा कंवर, कनिका आहूजा, तितास साधु, हैप्पी कुमारी, शिवानी सिंह, डैनी व्याट-हॉज, राजेश्वरी गायकवाड़ और आयुष सोनी। जो राजेश्वरी गायकवाड़ के साथ ये था कि ये कम से कम मुझे लगता है ऑक्शन में सबसे ज़्यादा बार अगर किसी का नाम आया है, तो वो राजेश्वरी गायकवाड़ का है। मतलब पहले से गुजरात ने स्पॉट तो कर रखा था क्योंकि इनका बेस प्राइस ज़्यादा था, तो इसी कारण से वो थोड़े हिचक रहे थे। जब लास्ट में उनको क्लियर हो गया कि कोई और इसकी प्राइस को और नहीं बढ़ा सकता क्योंकि स्पिनर्स की इनकी कमी थी, तो वो लास्ट में इन्होंने फ़िल कर लिया उस चीज़ को। तो वो वहाँ से उनकी टीम लगभग कंप्लीट हो गई और सब टीम अब एक बैलेंस टाइप सा जो चाहिए था। बाकी एक मैं जो बोल रहा था कि मुंबई एक ऐसी टीम है जिन्होंने लगभग सिमिलर टीम बना ली है। बाकी सारी टीम्स में आपको बहुत सारी चेंजेस दिखेंगी और जो अच्छी बात ये है कि सब टीम ने जो मुझे जो लगता है कि जो प्लानिंग के साथ वो आए थे, बहुत क्लियर कट लग रहा था कि उसी प्लानिंग के साथ वो जा रहे थे। कुछ प्लेयर्स के साथ हाँ, दिल्ली के साथ ऐसा हुआ कि दिल्ली उनको चाहती थी कि अपने साथ जोड़ना, लेकिन यूपी के पास पैसे थे, तो यूपी ने उनको अपने साथ जोड़ लिया। तो ये थी 5 टीमें और आपको बता दें कि डब्ल्यूपीएल का जो अगला सीज़न है वो 9 जनवरी से शुरू होने वाला है। इस बार थोड़ा जल्दी शुरू हो रहा है, आमतौर पर फरवरी के आसपास, जनवरी के एंड में ये सीज़न शुरू होता है, लेकिन इस बार जल्दी शुरुआत होगी और 2 ही वेन्यूज़ इस बार डिसाइड किए गए हैं इस पूरी लीग के लिए। एक वेन्यू जो कि डीवाई पाटिल में होगा और दूसरा वेन्यू जो कि वडोदरा में होगा, यानी कि इन दोनों वेन्यू पर ही सारे मुकाबले होने हैं। हम इस लीग के साथ-साथ खेल जगत से जुड़ी तमाम खबरें लगातार आप तक लेके आ रहे हैं। मेरा नाम है रिया, साथ है सुकांत, कैमरा के पीछे आलोक और आप देखते रहिए लैलेंड ऑफ स्पोर्ट्स।